हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग परसेंटेज का आखिरी सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सेशन उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने जाएगा जो पीओ, क्लर्क, एमबीए एग्जाम्स को एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने भी परसेंटेज पे टॉपिक सेशंस किए उसमें आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने रखा गया, तरह तरह के क्वेश्चंस, एसएससी के क्वेश्चंस, रेलवे, पीओ, एमबीए। लेकिन आज का जो सेशन है वो स्पेशली फोकस करेगा पीओ के बच्चों के लिए, एमबीए के बच्चों के लिए। ऐसे क्वेश्चंस तो सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि आगामी जो एग्जाम्स है वो पीओ क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में जुट गए होंगे, प्रिपरेशन में जुट गए होंगे, तो उनके लिए ये सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और वैसे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सिलेक्ट किया है जो पहले भी पीओ के एग्जाम्स में या क्लर्क के एग्जाम्स में, एमबीए के एग्जाम्स में पूछे गए। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट हम लोग मुद्दे पे आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। तो ये आज का पहला सवाल देखिए, ये बार बार क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग पहले भी देखे हुए हैं, लेकिन उस वैसे क्वेश्चन में इंक्रीजेस वाला था, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डिक्रीजेस वाला पॉइंट आपके सामने रखा गया है। तो देखो, द प्राइस ऑफ मैंगोज डिक्रीजेस बाय 20%, देन अ मैन कैन परचेज 10 kg मोर मैंगोज इन ₹500। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस एंड प्राइस ऑफ मैंगोज नाउ। तो देखो, दो तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, एक तो इंक्रीजेस बाय और दूसरा डिक्रीजेस बाय। तो फिलहाल आपके सामने इंक्रीजेस बाय, डिक्रीजेस बाय शायद आप पहले भी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन चूंकि इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए मुझे मजबूरन ये क्वेश्चन पुनः आपके सामने रखना पड़ रहा है। इसको हिंदी में मैं समझा देता हूं कि आम का मूल्य 20% से घट जाता है। तो जब कोई भी सामान का दाम जब घटता है तो हमारी परचेजिंग पावर क्या होती है? बढ़ जाती है। वही हुआ इस सवाल में कि एक व्यक्ति 500 रुपए में 10 किलो अधिक आम खरीद सकता है। 500 रुपए ही कुल मिला के उसके पास मनी है, उसमें वो 10 किलो और खरीद सकता है, यानी पहले जितना खरीदता था उसमें 10 किलो और खरीद सकता है। तो आपको पता करना है कि आरंभिक मूल्य, ओरिजिनल प्राइस आम का, और वर्तमान मूल्य मतलब अभी का मूल्य क्या होगा। तो सुनिए फिर से कंसेप्चुअल, बाय कंसेप्ट इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, फिर शॉर्टकट। चलिए बाय कंसेप्ट देखते हैं। उसके बाद शॉर्टकट। तो माना, सपोज a man could buy X kg mangoes at ₹500 before reduction। ठीक है, मैंने क्या माना कि वह व्यक्ति 500 रुपए में X किलो मैंगो खरीद सकता था बिफोर रिडक्शन, गिरावट से पूर्व। तो बताइए ओरिजिनल प्राइस पर केजी क्या हो जाएगा? ओरिजिनल प्राइस पर केजी 500 था उसके पास, डिवाइड कर देंगे X से, तो पर केजी ना प्राइस हो जाएगा। नाउ अब 20% की गिरावट आ गई, तो रिड्यूस प्राइस पर केजी क्या हो जाएगा? नाउ रिड्यूस प्राइस पर केजी आपका हो जाएगा 500 बाय X इंटू 20% रिडक्शन का मतलब 80%, 4/5। 500 बाय X इंटू 20% डिक्रीज, 20% डिक्रीज का मतलब 80%, और 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, इसलिए मैंने डायरेक्ट 4/5 लिख डाला, यानी 400 बाय X। अब बताइए, अब ये तो ओरिजिनल प्राइस है और ये हमारा रिड्यूस प्राइस पर केजी है। अब सवाल कह रहा है ना कि इस रेट से वो 10 किलो ज्यादा खरीद सकता है 500 रुपए में। इस रेट से, रेट हो गया 400 बाय X। तो आप बताओ, रेट इंटू क्वांटिटी जब हम लोग करेंगे, रेट हो गया 400 बाय X और क्वांटिटी उसको मिल रहा है X + 10। क्वांटिटी तो अब x + 10 ना मिल रहा है, पहले
ऑलरेडी पहले x kg मैंगो वो परचेज कर पाता था, अब 10 किलो और, तो यही कारण है x प्लस 10 हुआ, तो 400 अपॉन x, इस रेट से x प्लस 10, अभी भी उसे कितना पे करना पड़ रहा है? 500। अब आप बताओ x की वैल्यू यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, और जैसे ही x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहां पे पुट करेंगे x की वैल्यू तो ओरिजिनल निकल जाएगा, और यहां पुट करेंगे तो रिड्यूस निकल जाएगा। ओके, तो फटाफट इसका x का वैल्यू हम लोग फटाफट फाइंड कर लेते हैं। 0 0 0 0 कैंसिल कर दो, तो 4x प्लस 40 इक्वल्स टू 5x, तो x इक्वल्स टू 4x प्लस 40 इक्वल्स टू 5x, तो x इक्वल्स टू आपका हो गया 40। ओके, अब बताओ फटाफट ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगा? तो ओरिजिनल प्राइस के लिए 500 बाई 40 12.5 यहां हो गया आंसर, और रिड्यूस प्राइस के लिए 400 अपॉन 40 10, यही आंसर्स हो गया। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपको कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए ये मेथड या प्रोसेस आपके सामने रखा गया, लेकिन आप इसे इस तरह मत फॉलो करना। ठीक है, शॉर्टकट इसका क्या है, टेक्निकली कैसे हम लोग फटाफट बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है देखना। ओके, तो अब हम लोग, अब तो आंसर सबको पता चल चुका है, 12.5 ओरिजिनल प्राइस एंड 10 रुपीज इज द रिड्यूस प्राइस। देखो एक लाइन में इसे कैसे बना सकते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बार बार मजबूरन आपके सामने ये क्वेश्चन रखना पड़ रहा है। उसके पास टोटल मनी कितना था? 500। शॉर्ट में इसको हम लोग कैसे बनाएंगे ये देखना है। 500 में कितना परसेंट रिडक्शन हुआ? 20%। 20% मतलब 1/5, तो 500 का 1/5 हुआ ना 100 रुपी, तो 100 रुपी में उसे कितना किलो मोर मिला? 10 किलो ना ज्यादा, 100 रुपए में 10 किलो, तो रिड्यूस प्राइस पर केजी क्या हो जाएगा? फटाफट निकाल लो, रिड्यूस प्राइस पर केजी आ गया ना आंसर 100/10, 100 रुपया में 10 किलो, तो 1 किलो का दाम 10 रुपया आंसर। तो रिड्यूस प्राइस पर केजी का आंसर हो गया प्राइस ऑफ मैंगोज नाउ 10 रुपीज। अब हमें ओरिजिनल जानना है, तो ओरिजिनल जानने के लिए ये देखो ये 20% रिडक्शन है, तो यानी ये 10 रुपया जो है 80% को रिप्रेजेंट करेगा। ये 10 रुपया जो है 80% को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 20% डिक्रीज लिखा हुआ है, तो ये जो 10 रुपया आया वो 80% को रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी चीज ओरिजिनली क्या होता है, मैं बार बार परसेंटेज टॉपिक में कहते आ रहा हूं, और ये आगे भी काम आएगा हमें। 100%, कोई भी चीज 100% शुरुआत में, तो 10 इंटू 100/80 यानी 12.5 ना, तो ये आपका क्या हो गया डियर? ओरिजिनल 10.5 रुपी ओरिजिनल प्राइस हो गया। तो इस तरह से आप टाइम को बचा सकते हो। तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये शॉर्टकट हुआ। ये 1/5 कहां से आया? ये 20% मीन्स 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो आज सारा क्वेश्चन एक तरह से विविध क्वेश्चन कह सकते हो, मिसलेनियस टाइप का सेलेक्ट किया हुआ पीओ के लिए, क्लर्क एग्जाम्स के लिए, एमबीए के लिए, है ना। और सेकेंड क्वेश्चन में जैसे आप देख सकते हो, मिस दीप्ति जैन इन्वेस्ट 11% ऑफ हर मंथली सैलरी दैट इज ₹5236 इन एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट. Later she invests 19% of her monthly salary on LIC and also she invests another 7% of her monthly salary on mutual funds. What is the total annual amount invested by Miss Dipti Jain? Annual निकालना है, ध्यान देना। अंतिम लाइन पे बहुत लोग मिस कर बैठते हैं, फटाफट मंथली इनकम ही निकाल बैठते हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट ही निकाल बैठते हैं, लेकिन वी हैव टू फाइंड एनुअल इन्वेस्टमेंट इन दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, 11% गिवन है विच इज इक्वल टू हाउ मच? 5236. तो हम लोग क्या करेंगे, 11% इक्वल्स टू 5236 बराबर कर दिए, 11% बराबर दिया हुआ है 5236, 5236. अब उसका टोटल इन्वेस्टमेंट, अब देखो इन्वेस्टमेंट तो हुआ है यहां 11%, फिर हुआ है 19%, 11 और 19 कितना हुआ? 30%, और ये 7% ना, टोटल इन्वेस्टमेंट तो उसका हुआ है 37%.
11, 19, 30, 30 प्लस 7, 37%। तो फटाफट हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे? 37% इक्वल्स टू व्हाट? तो 5236 इंटू 37 डिवाइडेड बाय 11। अब देखो ये कटेगा क्योंकि 5 3 8 2 6 8 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट नंबर सिस्टम में बताया था, तो पक्का ये कटने वाला है। तो काट लो। 11 4 जा 44, 11 7 जा 476 इंटू 37। अब इसको इंटू करोगे तो यू विल गेट 476 इंटू 37 इंटू 12। बोलोगे सर इंटू 12 क्यों किया आपने? क्योंकि हमें एनुअल इन्वेस्टमेंट निकालना है इंटू 12, तब जाके आपका आएगा 2,11,344, 2,11,344 इंटू 12 क्यों किया? क्योंकि एनुअल इन्वेस्टमेंट निकालना है, एनुअल नॉट मंथली। अगर मंथली निकालना होता ना तो हमें इंटू 12 करने की जरूरत नहीं आती, नौबत नहीं आती। ओके, तो ये रहा। फटाफट आप आंसर कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन को उड़ा सकते हो फटाफट। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हां, प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है आपके सामने। इन अ प्राइवेट कंपनी 60% ऑफ द एम्प्लॉइज आर मेन। देखो कल के भी सेशन में ग्रुप था, पॉपुलेशन था, कंपनी इस बार है, एम्प्लॉय है। तो मान लेंगे कि एम्प्लॉय है 100 कंपनी में, 100 लेके चलना। बार बार कहता हूं, जब नहीं कुछ नहीं गिवन हो या गिवन भी हो, अगर परसेंट निकालना हो तो 100 ही लेने की कवायद किए थे। मैंने आपसे गुजारिश की थी 100 लेना। तो मान लेते हैं कि एम्प्लॉय है उस कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में 100। ठीक है, एम्प्लॉय ले लिए 100 टोटल। अब इसमें मेन कितना है? मेन 60%, तो ऐसे लिख लो 60। तो जाहिर सी बात है कि फीमेल जो होगी वो 40 ना होगी, 40%। एम्प्लॉइज मान लिया 100, उसमें मेन है 60, तो फीमेल होगी 40। अब देखा जाए, कह रहा है कि 48% ऑफ द एम्प्लॉय तो हमारा 100 है, एम्प्लॉय तो हमने 100 एज्यूम कर रखा है। अब इसमें इंजीनियर्स कितने हैं? 48%। तो इंजीनियर्स यहां लिख देंगे, इंजीनियर्स कितना? 48। अब लेकिन 66% ऑफ इंजीनियर्स आर मेन। हां, 66.66% ऑफ इंजीनियर्स का 66.6% मेन है। ठीक है, तो आपको पता करना है कि परसेंटेज ऑफ वीमेन हु आर नॉट इंजीनियर्स, परसेंटेज ऑफ वीमेन हु आर नॉट इंजीनियर्स। अब देखो संभल करके आराम से, इंजीनियर का 66.66%, यानी 66.66% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/3। ठीक है, यानी 32 यहां इंजीनियर्स हैं मेन में कितना इंजीनियर्स है? 32। तो जाहिर सी बात है कि फीमेल में जो इंजीनियर होंगी, ये इंजीनियर में लिख रहा हूं, मेन में है 32, तो फीमेल में इंजीनियर होंगी कितनी? 16। बोलोगे 16 कैसे सर? क्योंकि टोटल इंजीनियर्स तो 48 था ना, तो 32 मेन में इंजीनियर, तो 16 फीमेल में इंजीनियर्स। लेकिन हमें पता करना है द परसेंटेज ऑफ वीमेन हु आर नॉट इंजीनियर्स। 24 ना, 16 इंजीनियर्स तो 24 नॉट इंजीनियर्स। तो 24/40 इंटू 100, यानी कितनी परसेंट इंजीनियर्स नहीं है फीमेल में? नॉट इंजीनियर्स 60% नॉट इंजीनियर्स। ये 24 कैसे आया? 40 टोटल फीमेल थी, उसमें इंजीनियर 16 है, तो 24 जो होंगी नॉट इंजीनियर्स होंगी। तो 40 का कितना परसेंट? 24 है, 60%। यही रीजन है कि इसका आंसर 60% गिवन है। ओके, एक बार फिर से समझ लो। पूरा एम्प्लॉय मान लिया 100, उसमें मेन कितने थे? 60, तो फीमेल होगी 40। ओके, इंजीनियर्स टोटल है 48 और इंजीनियर्स का 2/3, 48 का 2/3 मेन है, तो 48 का 2/3 32 मेल है। तो 16 जो होंगी फीमेल में इंजीनियर्स होंगी, तो कितनी नहीं इंजीनियर होंगी? 24।
तो 24 जो है 40 का कितना परसेंट, 40 मतलब फीमेल का, विमेन का, विमेन बोल लो फीमेल बोल लो बात बराबर है। तो 60% नॉट इंजीनियर्स। ओके, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अगला सवाल, देखो इस तरह का क्वेश्चन कल भी आपके सामने रखा गया था, कल या कल के सेशन में, परसों के भी सेशन में थोड़ा बहुत। चलो फिर से बनाते हैं, एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। 12% of Kausal's monthly salary is equal to 16% of Nandini's monthly salary. Suresh's monthly salary is half that of Nandini's monthly salary. If Suresh's annual salary is rupees 1.08 lakhs, what is Kausal's monthly salary? मैंने आपसे बार बार क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसकी वैल्यू गिवन हो, जिसका इनकम डिक्लेयर्ड हो, उसी को टारगेट करो, उसी को पकड़ो। तो बताओ किसको पकड़े हम लोग? सुरेश को पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सुरेश की सैलरी गिवन है 1,08,000, वो भी एनुअल है लेकिन, और हमें पता करना मंथली में, तो क्यों ना सुरेश की सैलरी को मंथली में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो सुरेश का जो सैलरी होगा पर मंथ, सुरेश का पर मंथ सैलरी क्या होगा? पर मंथ 1,08,000 बाई 12, 9,000 हुआ ना। तोड़ तोड़ के मैं समझा दे रहा हूं। अब लेकिन कहा गया है कि सुरेश की जो मंथली सैलरी है वो नंदिनी का हाफ है, नंदिनी का हाफ है। तो देयरफॉर नंदिनी की जो सैलरी होगी, नंदिनी की जो सैलरी होगी सुरेश का डबल ना होगा, क्योंकि सुरेश की सैलरी हाफ है तो नंदिनी की सैलरी दुगुनी होगी। मैं आपसे उम्र में आधा हूं तो आप हमसे उम्र में दुगुने होंगे, वही बात है। तो 18,000 ये किसकी सैलरी निकल गई? नंदिनी की। अब अंतिम लाइन यहां पढ़िए, 12% ऑफ कौशल सैलरी इज इक्वल टू 16% ऑफ नंदिनी सैलरी। बस हो गया। देयरफॉर 12% ऑफ कौशल, के फॉर कौशल या कौशल लिख ही लो, बराबर 16% ऑफ नंदिनी। नंदिनी तो 18,000 है ना भैया। चलो काटो, 4 3 जा 4 4 जा 3 6 जा 18, 6,000 इंटू 3 18,000 डिवाइडेड बाई कर दिया, 18,000 बाई 3 6,000। तो 6,000 इंटू 4 कितना आ गया भाई साहब? 24,000। तो यानी कौशल की सैलरी कितनी होगी? 24,000। ओके, आप चाहो तो इसको एक लाइन में भी बना सकते थे, लेकिन मैंने फालतू का 1-2 लाइन इसलिए एक्स्ट्रा लिया ताकि पूरी तरह आप सब लोग समझ सको, समझ पाओ। तो ऐसे क्वेश्चंस को अब तो कभी नहीं मिस करोगे। याद रखना, जब किसी भी बंदे, किसी भी पर्सन का सैलरी गिवन हो, उसी को पकड़ना, उसी को टारगेट करना, उसी से लेके चलना, बाकी सबों का भंडाफोड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हां देखो, पेटीएम का जमाना है आज के डेट में, आज के दौर में बहुत लोग पेटीएम से, गूगल पे से पेमेंट करते हैं। तो आप सब भी वॉलेट में पैसे रखते होगे, पेटीएम से भी पेमेंट देते होगे बहुत जगहों पे। ओके, उसी पर आधारित एक सवाल आया है। इनिशियली सुरेश हैज ₹200 इन हिज पेटीएम वॉलेट। शुरुआत में सुरेश के पास 200 रुपए पेटीएम वॉलेट में है, था, हैड। देन ही इंक्रीज इट बाई 20%। तब उसने क्या किया? 20% से बढ़ा दिया, 20% इंक्रीज कर दिया। पेटीएम वॉलेट में जो भी पैसा था ना, उसमें 20% की वृद्धि कर दी सुरेश ने। फिर से उसने एक बार और 25% से, जो भी उसके पास अमाउंट हो गया ना, उसमें फिर से उसने 25% का इंक्रीमेंट किया। तो आपको पता करना है, फाइनल वैल्यू ऑफ मनी इन हिज वॉलेट विल बी हाउ मच % ग्रेटर देन द इनिशियल अमाउंट। तो बताइए, जो शुरुआती पेटीएम में उसका पैसा था, वो फाइनल वैल्यू जो आया वो कितना इंक्रीज, कितना ग्रेटर है, कितना मोर है, कितना % मोर है। देखो एक लाइन में आप बना सकते हो। एक लाइन में देखो कैसे, शुरुआत में उसके पास 200 रुपीज था तो 200 हो गया, 20% इंक्रीज किया तो 20% इंक्रीज मतलब 6/5, क्योंकि 20% मीन्स 1/5, इंक्रीज 5 + 1 6/5, डायरेक्ट लिख सकते हैं 6/5।
आप चाहो तो 120/100 भी लिख सकते थे, वो भी कट के फाइनली 6/5 ही होता। फिर से 25% उसने बढ़ाया, यानी 5/4, क्योंकि 25% मीन्स 1/4, इंक्रीज वर्ड यूज है, तो 4 + 1 5/4। अब बताओ इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 300 ना। तो बताइए, ये है आपका इनिशियल, आरंभ में इतना था, अब ये हो गया फाइनल। तो सवाल बड़ा प्यारा सा पूछा गया कि बताइए इनिशियल से फाइनल कितना ग्रेटर है। फाइनल जो है इनिशियल से कितना ग्रेटर है। तो 200 से 300 हो गया, तो कितना परसेंट ज्यादा है 300 200 से, परसेंट में निकालना है। तो 100/200 इंटू 100, यानी 50% ना ग्रेटर है, मोर, ग्रेटर कह लो मोर कह लो। तो फाइनल अमाउंट जो है इनिशियल से कितना ज्यादा है, 300 जो है 200 से 100 ज्यादा है। 200 से कंपेयर कर रहे हैं 200 से, तो 200 इसलिए डिवाइड होगा। ये बिगिनिंग में आपको बताया गया था लेक्चर 1 में परसेंटेज के। ओके, तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसे क्वेश्चंस को आप डिस्कस करने में, जो शुरू से लेक्चर अटेंड करते आ रहे हैं। ओके, चलो ये हो गया आंसर। अगला सवाल देखो, आईबीपीएस पीओ 2012 का ये क्वेश्चन है। आकाश स्कोर 73 मार्क्स इन सब्जेक्ट ए। आकाश ने 73 अंक प्राप्त किया सब्जेक्ट ए, नाम दे दिया एबीसी करके सब्जेक्ट। ही स्कोर 56% मार्क्स इन सब्जेक्ट बी। उसने 56% मार्क्स प्राप्त किया बी सब्जेक्ट में। एंड एक्स मार्क्स इन सब्जेक्ट सी, और एक्स अंक प्राप्त किया सी सब्जेक्ट में। मैक्सिमम मार्क्स इन इस सब्जेक्ट वेयर 150। हर एक सब्जेक्ट का जो फुल मार्क्स था वो 150 है, हर एक सब्जेक्ट का, ए का, बी का, सी का 150। ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स obtained by आकाश इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स टुगेदर was 54%। ओवरऑल उसे तीनों सब्जेक्ट में मिला करके 54% प्राप्त हुए, 54%। तो बताइए उसने सब्जेक्ट सी में कितने अंक प्राप्त किए, परसेंट नहीं अंक। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में फटाफट एक लाइन में भी हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। सब्जेक्ट ए में ऑलरेडी दिया हुआ है कि 73 अंक प्राप्त किया, मार्क्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोग मार्क्स में ही कन्वर्ट कर लेंगे बाकियों को। बी में दिया हुआ है लेकिन परसेंट में दिया हुआ 56%, तो हम लोग क्या करेंगे, 150 जो फुल मार्क्स था उसका 56% निकाल लेंगे, तब ना ये मार्क्स में ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। 150 से इसलिए इंटू किया क्योंकि फुल मार्क्स हर एक सब्जेक्ट का 150 है। ये ऑलरेडी मार्क्स में है, इसको मार्क्स में बदलना चाहिए, बदलना पड़ेगा। और सब्जेक्ट सी में उसने एक्स मार्क्स प्राप्त किया, तो एक्स लिख देंगे। तो बताना है आपको कि एक्स की वैल्यू बताओ, यानी सब्जेक्ट सी में उसने कितना अंक प्राप्त किया। अब लेकिन गिवन है कि तीनों सब्जेक्ट मिला के उसे 54% मिला, तीनों, तो तीनों का तो 450 ना योग हुआ टोटल, 150 150 150, तो 450 का 54% निकालेंगे, ना कि 150 का, क्योंकि बराबर कर रहे हैं हम तीनों सब्जेक्ट का ना, तो तीनों सब्जेक्ट का तो फुल मार्क्स 450 हुआ, तो 450 का 54%, बस हो गया, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। यही करना है, और कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में दम। ठीक है, ये कर लेना। तो ये करोगे तो आपको एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 86 ही आएगी। तो सब्जेक्ट सी में उसने कितने अंक प्राप्त किए, 86 अंक प्राप्त किए। यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर ही लेके आए हैं आपके समक्ष। अगला सवाल, देखो, हर कोई टैक्स पे करता है, यह भी क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। श्याम पेज इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। श्याम जो है ना इनकम टैक्स पे करता है 10% की दर से। देखो, टैक्स वही लोग पे करते हैं जिनका इनकम होता है, इसी का नाम पड़ा इनकम टैक्स। आपकी आय पर टैक्स लगना सरकार लगाती है, तो उसी का नाम है इनकम टैक्स। तो 10% श्याम पे करती है। अब अचानक क्या हुआ, श्याम के इनकम में 10% की वृद्धि हो गई, इंक्रीज बाय 10%, लेकिन सरकार भी उस पर पैनी नजर रखी हुई है, टैक्स रेट भी बढ़ा दिया, कहां तक, 15% तक। पहले 10% टैक्स था, टैक्स रेट था,
अब 15% टैक्स रेट हो गया। तो बताओ अभी नहीं, उसकी नेट इनकम में कितने रुपीस की ग्रो हुई, कितने रुपीस बढ़ा? 350 रुपया बढ़ गया उसका नेट इनकम, नेट। तो बताइए शुरुआती श्याम का इनकम क्या है, क्या था? ओके, शुरुआत में। तो देखो भैया, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए कुछ मत करना, सिर्फ 100 से बनाना। पहले 100 मान लो, माना कि उसका इनकम क्या है, लेट 100। अब बताइए टैक्स वो कितना पे करता है? पहले 10 रुपया, 100 का 10%, 100 में 10% आपका टैक्स चला जाता है। तो नेट इनकम इसका क्या होगा? नेट किसको कहते हैं? जब कट छट के जब आपके फाइनली आपके हाथ में, आपके अकाउंट में जो पैसा डिपॉजिट हो जाए, उसी का नाम है नेट। ठीक है, तो 90, क्योंकि 100 रुपए में 10 रुपए तो टैक्स चला गया, तो बचा ना 90 उसके पास, श्याम के पास। अब क्या हुआ? नाउ न्यू इनकम क्या हो जाएगा? नाउ हिज इनकम में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है? देखो तो इनकम में 10% का वृद्धि हुआ है, यानी अब इनकम हो गया 110। 100 में 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया 110। लेकिन न्यू टैक्स जो होगा उसमें 15% अब लगेगा इनकम पे। न्यू इनकम पे अब कितना टैक्स देना पड़ेगा शाम को? 15%। तो यानी हम लोग क्या करेंगे? 110 पर 15% लगाएंगे। 110 पर 15% लगेगा, ठीक है? 110 पर 15% लगेगा तो 16.5 रुपया लगेगा। नाउ टैक्स 16.5। अब उसकी नेट इनकम क्या होगी? 93.5 ना। अब उसकी इनकम, नेट इनकम क्या हो जाएगी? 93.5। तो बताइए नेट इनकम में यहां कितना यूनिट का ग्रो हो रहा है? 3.5 यूनिट का ग्रो हो रहा है। तो कुछ और कह रहा है, सवाल कह रहा है कि 350 रुपया बढ़ा, तो 3.5 यूनिट इक्वल्स टू 350। आपने कितना यूनिट माना था स्टार्टिंग में? श्याम की सैलरी 100 यूनिट, तो 350 इंटू 100 डिवाइडेड अपॉन 3.5। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 10,000। यही हो गया आंसर बाबू, ठीक है? तो इस तरह से, इस अंदाज से आप बना बैठना। ऐसे क्वेश्चन से खौफ में मत आना, ओके? डरना मत। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देख लो फिर से, इनकम 100, टैक्स वो पे करता था 10, तो उसकी नेट इनकम हो जाएगी 90। 10 रुपया तो गवर्नमेंट को चला गया, तो उसके नेट इनकम हो जाएगी 90। अब अचानक क्या हुआ? श्याम बाबू के इनकम में 10% वृद्धि हुआ। पहले वो 100 कमाता था, अब वो 110 कमाएगा, लेकिन साथ ही साथ इनकम टैक्स भी 15% अब लगा, तो 110 का 15% हो गया 16.5। ठीक है, 16.5। 15 गुना 11 कर दिए, 0 एक बचा रह जाएगा नीचे, तो डिवाइड 16.5। अब बताइए 110 में 16.5 डिडक्ट हो गया, कट गया, टैक्स में चला गया, कर में चला गया, तो 93.5 ही ना उसके पास अब नेट इनकम बचा। तो बताइए तो नेट इनकम में यहां कितना ग्रो हो रहा है? क्योंकि यहां ग्रो वाला अमाउंट दिया हुआ है, ₹350। हिज नेट इनकम वुड इंक्रीज। अब 90 से 93.5 में कितना का ग्रो हुआ? 3.5 ग्रो हुआ, लेकिन सवाल तो कह रहा है 350 रुपया बढ़ा, तो 3.5 को इक्वेट कर देंगे किससे? 350 से। आपने इनकम इनिशियली कितना ले रखा है? 100 यूनिट, तो 100 यूनिट विल बी हाउ मच? तो 10,000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 10,000। ओके, अगला सवाल। हां देखो, ये क्वेश्चन कल भी मैंने दिया था, कल भी। उसमें डेटा अलग था, आज डेटा डिफरेंट है। ये इसलिए दोबारा मैं आपके सामने ये क्वेश्चन फिर से पेश किया क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर मैं पाता हूं कहीं ना कहीं। तो मेरा जो दिल कह रहा है कि ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आए दिन पूछे ही पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम ही क्यों ना हो। अब बैंक का तो आज हम लोग बैंक पे ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यही रीजन है कि सारे क्वेश्चंस आप इंग्लिश में देख पा रहे हो, हिंदी पीओ में नहीं, ये तो आप इंग्लिश पे आप ज्यादा देख पा रहे हो क्वेश्चंस को। ठीक है, एसएससी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ रखा है। तो रिकॉल करो तो कल वाली बात कि फ्रेश क्रेस में 90% वाटर है। मैंने एक लाइन में कहा था कि ऐसे क्वेश्चन को बना बैठना,
ज्यादा वो लेंथी करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में। और ड्राई ग्रेप में कितना परसेंट वाटर है? 20%। द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स, आपको वेट निकालना है ड्राई ग्रेप। सेम क्वेश्चन था कल वाले लेक्चर में भी। चलो फिर से एक बार मेरा मन किया कि आपके सामने ये रखा जाए। एक चीज बताओ, वाटर है अगर 90% तो ग्रेप कितना होगा? ग्रेप वही पल्प, मैंने कहा था पल्प कांस्टेंट रहता है। वाटर इधर उधर हो सकता है, ऊंच नीच हो सकता है फ्रेश और ड्राई में, लेकिन जो उसके अंदर पल्प है, जो उसके अंदर गुद्दा है, वो सेम रहेगा, उसका वेट कभी बदलेगा नहीं। ओके, पल्प बोलते हैं, यानी ग्रेप से इसको इक्वेट करेंगे। ठीक है, पल्प ही ले लो, कल वाले में भी मैंने पल्प कहा था। तो फ्रेश ग्रेप में 90% वाटर है तो पल्प होगा, और फ्रेश ग्रेप का दिया हुआ है वेट कितना केजी? 20 केजी ना, तो 20 केजी का 10% लेंगे। अब बताइए इसके अंदर पल्प कितना होगा ड्राई के अंदर? पता नहीं, तो यहां x ले लो या ड्राई लिख लो, इंटू 20% ड्राई के अंदर पानी है, तो पल्प कितना होगा? 80% ना बाबू, हो गया आंसर, बस x की वैल्यू निकल गई। 8 टाइम्स 20 डिवाइडेड बाय 8, 2.5 किलो। यानी ड्राई फ्रूट का वेट क्या रहा होगा? अगर फ्रेश फ्रूट का वेट 20 किलो है तो ड्राई फ्रूट का वेट हो जाएगा 2.5 किलो। तो याद रखना, पल्प से इक्वेट करना, ग्रेप्स वाटर से नहीं होगा इक्वेट। वाटर घटता बढ़ेगा लेकिन पल्प कांस्टेंट रहेगा। ओके, इंपॉर्टेंट है, बार बार कहता हूं। देखो एक और क्वेश्चन आया है, ऐसे क्वेश्चन आप एलिगेशन मिक्सचर में भी पाओगे, लेकिन परसेंटेज में भी ऐसे क्वेश्चन दिख गया। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा, इन अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर द रेशियो शुगर एंड वाटर बाय वेट इज 1:4. द वाटर इज evaporated and in the process it loses 50% of its weight. What is the ratio of weight of sugar and water in the final mixture? देखो, किसी घोल में चीनी और पानी का जो अनुपात है, चीनी और पानी का, वो है 1:4. अब एवेपोरेशन हुआ, एवेपोरेशन वही वाष्पीकरण होता है। तो एक चीज बताना, वाष्पीकरण के दौरान पानी उड़ेगा कि चीनी उड़ेगा? पानी उड़ेगा, चीनी नहीं उड़ता। कभी देखो किसी को कहते हुए चीनी उड़ रहा है, पानी उड़ता है उसके अंदर से। तो पानी उड़ा, कितना उड़ा यही आपको, लेकिन क्या हुआ ना, जो उसका वेट था ना उसमें 50% की गिरावट आ गई, 50% कम हो गया। तो अब बताना है शुगर और वाटर के बीच फाइनल रेशियो क्या होगा। ठीक है, देखो एक लाइन में आप कैसे बना सकते हो, उड़ा दो ऐसे क्वेश्चन को। देखो कैसे, बिना एक्स वैक्स लिए, शुगर और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 1:4, 1:4, यानी टोटल जो वेट होगा 5 यूनिट, टोटल वेट 5 यूनिट, 1 + 4 5 यूनिट। ठीक है, आधा इसमें उड़ गया, 50% लूज कर गया। ठीक है, तो जब आधा उड़ेगा, आधा, तो नाउ टोटल वेट क्या हो जाएगा? टोटल वेट 2.5, 2.5 यूनिट उड़ गया, तो 2.5 यूनिट ना बच गया। ठीक है, अब बताओ शुगर जो हमारा फाइनली शुगर यहां 1 यूनिट है तो यहां भी 1 ही यूनिट होगा। पानी ना उड़ता है बाबू, पानी उड़ता है ना कि शुगर। तो पानी अब कितना बचेगा कि 2.5 यूनिट जो उड़ा, तो पानी 4 यूनिट से ही ना 2.5 यूनिट डिडक्ट हुआ होगा, तो 4 - 2.5 करेंगे, यहां से 2.5 करेंगे, यानी 1.5 यूनिट, यानी रेशियो 10:15। ये डेसिमल उड़ा दिए तो 10 × 1 = 10 और 15 यानी 2:3 हो गया आंसर, यही है। ठीक है, फिर से समझो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, फिर से समझो। देखो इतना तो रेशियो है 1:4 यानी 5 यूनिट मान लिए। फिर से देखो 1 4 यानी टोटल 5, ओके 5 यूनिट।
5 बोलो, 5 यूनिट बोलो, ठीक है। अब 50% लूज कर गया, वेट लूज किया 50%, तो बताओ नाउ जो होगा टोटल 50% मतलब 5 का हाफ 2.5, नाउ टोटल वुड बी 2.5। पहले 5 यूनिट हुआ करता था, उसमें से हाफ एवोपरेट कर गया, और एवोपरेशन किसका होता है? वाटर का होता है। शुगर रिमेन्स कांस्टेंट, शुगर हमेशा स्थिर रहेगा। तो बताओ अब शुगर यहां पे 1 है ऊपर में, तो यहां भी शुगर 1 ही होगा। अब लेकिन वाटर एवोपरेट करेगा, तो यहां 4 था, लेकिन अब 2.5 उसमें से 2.5 एवोपरेशन हो गया, तो यहां पे वाटर कितना बचा फाइनली? तो फाइनली आपका जो वाटर बचा फाइनली 1:1.5, यानी 10:15। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ये 10 कहां से आया? एक्चुअली डेसिमल को मैंने ये यहां पे उड़ाया, और यहां 10 आएगा ना, तो एलसीएम वुड बी 10:15। तो आपका क्या हो गया रेशियो? फाइनल रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3। तो दिस इज द आंसर। वाई? आंसर इज 2:3। तो विदाउट टेकिंग एक्स यू कैन सॉल्व इन दिस वे। बिना एक्स लिए आप इस तरह से आप बना सकते हो। नहीं तो बहुत जगह आप सॉल्यूशन देखोगे बुक्स वगैरह में, एक्स लेकर के बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, लेकिन बड़े स्थिर दिमाग से सोचना है और फटाफट ऐसे क्वेश्चंस को उड़ाते जाना है, बनाते जाना, सॉल्व करते जाना है। ओके, तो आज जैसे मैंने कहा था कि आगामी दिनों में पीओ क्लर्क के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो हम लोग का जो फोकस होगा मेनली पीओ और क्लर्क। एसएससी तो है ही है, लेकिन पीओ क्लर्क पे ज्यादा हम लोग इंफेसिस डालने वाले हैं। ओके, अगला सवाल देखो, रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 1000 पर एनम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर्टिकल 2 years फ्रॉम नाउ इफ इट कॉस्ट ₹6 टुडे? देखो छोटा सा एक लाइन प्यारा सा क्वेश्चन है कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स इंक्रीज, डिफ्लेशन मीन्स डिक्रीज। ये इकोनॉमिक टर्म है इन्फ्लेशन। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति कुछ नहीं, वृद्धि को इन्फ्लेशन बोलते हैं इंग्लिश में, और डिफ्लेशन वही कमी। यहां इन्फ्लेशन 1000% से बढ़ गया, तो मैंने क्या स्टार्टिंग में भी बोला था, 10% वृद्धि का मतलब होता है 110%, तो 1000% वृद्धि का मतलब होगा 1100%। ठीक है, तो अभी जो है 6 रुपया है, 2 साल बाद क्या हो जाएगा? 1100/100 इंटू 1100/100, 2 साल, 3 साल होता तो एक बार और 1100/100। 1100 कहां से आया ये सोच रहे हो भैया? ये 1000 तो वृद्धि हुआ, और कोई भी चीज तो 100 पहले रहा होगा ना, तो 1000 + 100 करे होंगे तो 1100, इसलिए 1100 हुआ। 10% वृद्धि 110 लिखते हो ना, तो 1000% वृद्धि में 1100% लिखने में क्या बुराई है? तो यानी ये तो कट गया, तो 6 इंटू ना 121, 11 का स्क्वायर, यानी उस प्राइस, उस वस्तु की वैल्यू 2 साल बाद क्या हो जाएगी? 726 रुपया। सोचो 6 रुपए का सामान अगर 1000% गवर्नमेंट बोल दे इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, तब सोचो 6 रुपया का सामान 2 साल बाद आपको 726 में मिलेगा। कितना रफ्तार से कितना उछाल मारेगा इन्फ्लेशन में। अगला सवाल देखो भाई साहब, कल मैं आपसे बार बार अपील किया था कि जब कभी भी वैल्यू भले दिया रहे, लेकिन हमारा ऑप्शन परसेंटेज में पूछे, तो मैंने क्या सुझाव दिया था? 6 लाख लेने की कोई जरूरत नहीं, पूरे को एज्यूम कर लो दिमाग से 100, क्या मान लो समूचे को 100, ठीक है? 6 लाख के चक्कर में या 67,000 कुछ भी रहे, पढ़ना ही मत, पूरे को मान लो 100। कितने टोटल कैंडिडेट अपियर हुए थे? 100 अपियर हुए थे। 40% ऑफ देम वेयर फीमेल्स, 40% इसमें महिलाएं हैं। F बराबर 40, तो मेल बराबर 60। अब देखिए 60 40, 40 दिया हुआ है फीमेल की। पास परसेंटेज अमंग मेल सी 75%, मेल में पास परसेंटेज है 75%। अब इसमें पास कितना किया? मेल में
पास 75%। 75% मतलब 3/4, 45। छोटा सा सवाल है। ओवरऑल पास परसेंटेज इज 70%। ओवरऑल तो 100 पे ना होगा, टोटल पास किया है 70। ऐसे क्वेश्चन बार बार टुकड़ों में बना बना के मैं, हो सकता है बहुत लोगों को याद हो गया होगा। व्हाट इज द पास परसेंटेज ऑफ फीमेल्स? अब देखो भैया, 45 यहां हुआ, 70 टोटल पास किया, तो जाहिर सी बात है कि फीमेल में जो पास की होगी 70 माइनस 45, 25। तो आपको परसेंटेज निकालना है कि 25 जो है 40 का कितना परसेंट है? हो गया 62.5%, यानी 6 लाख लेने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखना, यही हो गया आंसर। क्योंकि और कोई कॉम्प्लिकेटेड मान लो डेटा रहता, तब कैलकुलेशन में आप ट्रबल फेस करते, इसीलिए पूरे को 100 मान लेना। ओके, 70% टोटल ओवरऑल पास किया था, जिसमें 45 पुरुषों में पास किया था, तो महिलाओं में 25 पास किया होगी। तो वही 25 पूछ रहा है कि 40 का कितना परसेंट है। ओके, अगले सवाल की तरफ। हां, यह भी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग ऑफ द ऑरेंजेस इज 20% द कॉस्ट ऑफ फ्रेश ऑरेंजेस देमसेल्व्स। बोला जा रहा है कि पैकेजिंग जो ऑरेंजेस का जो है वो फ्रेश ऑरेंजेस के कॉस्ट का 20% है। फ्रेश ऑरेंजेस के कॉस्ट का 20% है। फिर से देखो, फिर से हम लोग एज्यूम करेंगे कि कॉस्ट है, फ्रेश ऑरेंजेस का कॉस्ट है 100 से बनाते चलो, तो पैकेजिंग कॉस्ट क्या होगा? पैकेजिंग कॉस्ट हो जाएगा 20% है। तो बताइए, पैक्ड कॉस्ट ऑफ पैक्ड ऑरेंजेस क्या होगा? पैक्ड ऑरेंजेस, पैक्ड ऑरेंजेस का कॉस्ट ऑफ पैक्ड ऑरेंजेस 120। 100 रुपया इसका, 20 रुपया इसका, तो 120 का ना कॉस्ट ऑफ पैक्ड ऑरेंजेस हुआ। अब कहा जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस इंक्रीज बाय 30%। अचानक क्या हुआ? ऑरेंजेस का जो कॉस्ट है वो 30% से बढ़ गया। नाउ 130 ना हो गया अब, और पैकेजिंग का कॉस्ट डिक्रीज हो गया 50% से, आधा घट गया, तो आधा ही ना रह गया, 20 का हाफ 10। अब बताइए, कॉस्ट ऑफ पैक्ड ऑरेंजेस अब कितना हो जाएगा? 140। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भैया कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ कॉस्ट ऑफ पैक्ड ऑरेंजेस में? परसेंटेज चेंज कितना हुआ? पहले हम लोग पैक कर रहे थे 120 में, अब पैकिंग हो रहा है 140 में, तो चेंज वही निकालना है ना, कितना का चेंज हुआ। तो परसेंटेज चेंज जो आपको निकाला जाएगा, आप निकालोगे 20 यूनिट चेंज हुआ। कहां से हुआ? 120 से, तो 20/120 इंटू 100, यानी 16.66%। यही हो गया आंसर भैया। कितना परसेंट चेंज हुआ? 16.66% चेंज हुआ पैक्ड ऑरेंजेस में। ओके, तो इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। ये 120 से 140 हो गया, यानी 20 यूनिट ग्रो किया। चेंज दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो बढ़ेगा या घटेगा, वो चेंज ही कहलाता है। अगला सवाल, इन अ कंपनी देयर आर 75% स्किल्ड वर्कर्स एंड रिमेनिंग आर अनस्किल्ड। अब तो ऐसे क्वेश्चन बना बना के आपकी हैबिट सी हो चुकी होगी, आदत सी बन गई होगी। वर्कर्स मान लेते हैं टोटल 100 मान लो टोटल वर्कर्स। इसमें कितने स्किल्ड है? स्किल्ड कितने हैं? गिवन है 75%, तो यानी 75। तो अनस्किल्ड कितने होंगे? 25। यहां तक क्लियर है? 75 स्किल्ड तो 25 अनस्किल्ड। अब कह रहा है ना कि 80% ऑफ स्किल्ड वर्कर्स एंड 20% ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स आर परमानेंट। लेकिन गौर कीजिएगा अंतिम लाइन को, इफ द नंबर ऑफ टेम्पोररी वर्कर्स इज 126, टेम्पोररी वर्कर्स का डेटा दिया हुआ है और परसेंटेज दिया हुआ है परमानेंट का, तो क्यों ना हम लोग चालाकी से टेम्पोररी निकाल लें। टेम्पोररी 75 का 80% नहीं निकालना है, 75 का 20% ना टेम्पोररी होगा, 80% परमानेंट, तो 20% टेम्पोररी,
यानी 15 यूनिट। यहां टेम्पोररी कितना होगा, अनस्किल्ड में टेम्पोररी 25 में। अब देखिए 20% जो है ना परमानेंट है, तो 80% ना टेम्पोररी, 80% मीन्स 4/5 यानी 20 यूनिट। अब बताइए यहां 15 यूनिट है और यहां 20 यूनिट है, टोटल 35 यूनिट ना टेम्पोररी कहलाएगा। लेकिन सवाल तो कह रहा है कुछ और, बोल रहा है कि 126 टेम्पोररी है, तो 35 यूनिट को इक्वेट करेंगे किससे, 126 से। टेम्पोररी वर्कर्स 15 यूनिट प्लस 20 यूनिट 35 यूनिट बराबर 126। आपको पता क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। टोटल वर्कर्स इज 100 यूनिट ना, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी ये पता कर लो, यू विल गेट द आंसर डायरेक्टली, है ना। सॉल्व कर लो, 35 से 7 25 18 5 360। तो टोटल कितने वर्कर्स होंगे उस कंपनी में, 360। तो ये हो गया इसका आंसर 360। ओके, तो मैंने ऐसे तोड़ तोड़ के क्यों बताया, क्योंकि लोगों को समझ आ सके। जो जो डेटा है उसको हम लोग, आप एक लाइन में भी कुछ बच्चे बना सकते हैं, बना पाए होंगे, ठीक है। लेकिन समझाने का मतलब है कि एक एक डेटा का हमने इस्तेमाल किया कि आपके दिमाग में बैठ जाए बातें कि करना क्या है। ओके, अगला सवाल। हाँ देखो, बड़ा ही प्यारा सा ये क्वेश्चन आपके सामने। बहुत लोग घबरा बैठेंगे क्या क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं, मैं समझा देता हूं एक लाइन में। अ मंथली रिटर्न रेलवे टिकट कॉस्ट 25% मोर देन अ सिंगल टिकट। बोलता है कि किराया जो है ना रेल का, ट्रेन का, वो 25% ज्यादा है। मंथली रिटर्न रेलवे टिकट कॉस्ट 25% मोर देन अ सिंगल टिकट। सिंगल टिकट से 25% अधिक है। A week extension can be had for the former by paying 5% of the monthly ticket's cost. बोलता है कि अगर आप एक वीक का एक्सटेंशन लेते हो, एक वीक का एक्सटेंशन लेते हो, तो टिकट क्या होगा, 5% ज्यादा और लगेगा, बढ़ेगा ही एक वीक एक्सटेंशन लेने पे। तो एक व्यक्ति ने एक्सटेंशन के साथ कितना रुपीस पे किया, 84 रुपीस पे किया। तो आपको यू हैव टू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ द सिंगल टिकट। तो देखो भाई, आप सिंगल टिकट का कॉस्ट 100 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, X ले सकते हो, लेकिन जिसमें आपका टाइम सेव हो वो लेने का ट्राई करो। एक लाइन में आप बना पाओगे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। देखो, मैं मान लिया कि सिंगल टिकट का दाम है 1, ओके। अब 25% ज्यादा है मंथली रिटर्न टिकट, तो 25% मोर का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, चूंकि मोर वर्ड यूज है तो 4 + 1 5/4। तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं 5/4, ये मंथली रिटर्न रेलवे टिकट का कॉस्ट हो गया 5/4। अब एक्सटेंशन लोगे तो 5% और देना होगा, 5% और देना होगा इसके मुकाबले, तो 5% मोर, तो 5% मतलब 1/20। तो मोर वर्ड यूज है तो 1 + 20। मैं लेक्चर 1 में इस तरह का फ्रैक्शन वैल्यू आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए। तो 21/20 ये बराबर किसके दिया हुआ है, ₹84 के ना, यही ना 84 है, ₹84। तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, वही 100% ही ना सिंगल टिकट का दाम हम एज्यूम करके चले थे। एक बराबर कितना, तो फटाफट पहले कैंसिल कर लो। 21 4 जा 84, 5 4 जा 20, 4 × 4 × 4 यानी 1 यूनिट की वैल्यू हो गई ना ₹64। यानी सिंगल टिकट का दाम कितना होगा भैया, 64 रुपया। तो सिंगल टिकट का प्राइस क्या होगा, 64 रुपीज। तो बहुत बच्चे घबरा जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन को देख करके, लेकिन आप बिल्कुल नहीं घबराना है, ओके। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। देखो, फ्रॉम January 1, 2005 to January 1, 2006, the number of people enrolled in medical insurance increased by 15%. मेडिकल इंश्योरेंस कराने वाले व्यक्तियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 15% की वृद्धि हुई। कब से कब तक, 2005 से 2006 तक। याद रखना 15% की वृद्धि हुई है। 15% वृद्धि का मतलब 115%। अब क्या लिखा हुआ, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु हैड मेडिकल इंश्योरेंस वाज 45 मिलियन इन January 1, 2006। सब चीज तो डेटा दिए रखा है कि 2006 में टोटल इंश्योर्ड पर्संस कितने हैं, 45 मिलियन। तो बताइए 2005 में कितना इंश्योरेंस हुआ होगा।
तो यानी 2005 से 2006 में 15% की वृद्धि हुई थी, यानी 115% बराबर 45 मिलियन दिया हुआ है। 115% बराबर 45 मिलियन। कोई भी इनिशियली कितना परसेंट रहा होगा? 100% ना, शुरुआत में 2005 में, तो 45 इंटू 100 बाय 115 हो गया आंसर। इसको सॉल्व कर लो नियरेस्ट, ठीक है, हो गया आंसर। आप तो 2005 2006 देखिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज मत होना, वो डेटा दिया हुआ है। मेन हमें मतलब है 15% मोर से और 45 मिलियंस, यही बेसिक डेटा है। चलिए आज का अंतिम सवाल, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। अगला सवाल देखो, कह रहा है शताब्दी एक्सप्रेस हैज अ कैपेसिटी ऑफ 500 सीट्स ऑफ विच 10% आर इन द एग्जीक्यूटिव क्लास। कुल शताब्दी एक्सप्रेस में 500 सीट्स है, जिसमें एग्जीक्यूटिव क्लास में कितने परसेंट है? 10%। तो एग्जीक्यूटिव क्लास 10% होगा तो ऑब्वियस है कि 90% चेयर कार होगा। किसी यात्रा के दौरान टोटल कितना बुकिंग हुआ? 85% ही बुक हो पाया, 85% टोटल कैपेसिटी का। और बोला जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव क्लास वाज बुक टू 96% ऑफ इट्स कैपेसिटी, देन हाउ मेनी चेयर कार सीट्स वेर एम्प्टी। याद रखना, एम्प्टी निकालना है। अब बताओ, 500 टोटल सीट्स है, जरा गौर कीजिएगा हुजूर, 500 टोटल सीट्स है, जिसमें कि 10% एग्जीक्यूटिव है, 10% एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, 10%। तो 500 का 1/10, 50 सीट क्या है? एग्जीक्यूटिव है। तो चेयर कार कितना होगा? चेयर 450, ठीक है, 450 होगा चेयर कार। अब 85% ही बुक हो पाया टोटल, तो कितना सीट खाली रह गया? 15%। टोटल एम्प्टी। बोलोगे सर एम्प्टी पे आप क्यों इतना अटेंशन पे कर रहे हैं? इसलिए पे कर रहे हैं कि फाइनली हम लोग को एम्प्टी निकालना है, तो क्यों हम लोग बुकिंग निकालें फिर एम्प्टी निकालें, डायरेक्ट एम्प्टी निकाल लेते हैं। 500 का 15%, 500 का 15/100 यानी 75 ना खाली रह गया टोटल। अब बताइए 96% कहां बुक हुआ था? एग्जीक्यूटिव में, तो 4% ना एम्प्टी रहा होगा। बोले 50 का 4% ना एम्प्टी रहा होगा, यानी 2। तो बताइए चेयर कार में कितना एम्प्टी रहा होगा? 73, 73। बोले सर 73 कैसे आ गया? टोटल 75 खाली, जिसमें से 2 खाली है एग्जीक्यूटिव से, तो बचा हुआ खाली कहां से रहा होगा? चेयर कार से। यही आंसर है, और क्या चाहिए? 500 का 10%, 1/10 50, तो चेयर का 450, ठीक है। टोटल एम्प्टी रह गया 15%, ठीक है। 500 का 15% 75, और एम्प्टी हुआ एग्जीक्यूटिव से कितना? 4%। 96% बुकिंग हो पाया, तो 4% एम्प्टी रह गया, दो सीट खाली रह गया कहां से? एग्जीक्यूटिव से। तो 73 सीट तक खाली होगा चेयर से, क्योंकि टोटल खाली है 75, 75 में 2 सीट एग्जीक्यूटिव खाली, तो 73 सीट खाली कहां? चेयर कार। वही पूछ रहा था, वही आंसर स्नैप में आया हुआ कुछ। तो उम्मीद करता हूं ये परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चंस हो सके थे, सारे क्वेश्चंस आपके सामने परोसे गए इतने दिन। अब हम लोग अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष पेश होंगे, जो कि परसेंटेज से ही रिलेटेड होगा। ये परसेंटेज करने का फायदा मैंने कहा था आने वाले चैप्टर्स में आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। अक्सर हर जगह परसेंटेज का यूज होता है अर्थमेटिक के हर एक प्रॉब्लम्स में, और खास करके डीआई में आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा सेशन आप को, अगर जो लोग नहीं देख पाए, पूरा फिर से रिवाइंड करके देखें, और सारे क्वेश्चंस, हर वैरायटी के क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए हैं। आप उसको रिवाइज करो, और अब बुक से, प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन बना करके देख सकते हो। डेफिनेटली बनेगा। जो नहीं बनेगा वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में भी प्लेस कर सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन आपके साथ दूंगा और रखूंगा, समझाते हुए बताऊंगा। ओके, अगले सेशन में हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसी से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।